थे गविश तुम? हम आ गए 2022 पे। अब फोकस होके देखिएगा, 2022 पे आते ही सबसे पहले तो मैंने 6 महीने का इंटरेस्ट बुक किया होगा 261,564 का, ऐसा ही है। अच्छा, अब हुआ क्या होगा कि भाई जब मैंने यहां पे प्रिंसिपल रखा था ये वाला 37,36627, ऐसा ही ये जनवरी का प्रिंसिपल था। फिर मैं यहां पे आके प्रिंसिपल की रीपेमेंट हुई होगी, तो आप एक काम ये करें कि आपका रेंटल कितना था इसमें? अच्छा नहीं, 950 नहीं, अभी यहां पे भंड मार देंगे, आपका रेंटल है 997,500, ऐसा ही है। तो आप यहां पे काम ये करेंगे कि 997,500 में से माइनस कर लेंगे 261,564 मल्टीप्लाई बाय 2, यही है ना, पूरा इंटरेस्ट आ जाएगा। ये जो भी आंसर आता है वो कितना आ रहा है? शुक्रिया जी शाहरुवान, थैंक यू। 4,74372, चेक करें जानी, यही है, यही आता है। अच्छा, प्रिंसिपल कितना आ गया आपके पास? इसके बाद एडजस्टेड हमने कहा सर आपके पास आ गया 326,2255, ये आ गया अमाउंट। अच्छा भाई, अब आपने इसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट बुक करना है, इंटू 14% इंटू 6/12, कितना आ गया? 22,8358। और हमने कहा हमारे पास ये 326,2255 ये एज इट इज आ गया। यही अकाउंटिंग की थी आप लोगों ने, पक्की बात है? यानी सिंपल लीज का शेड्यूल बनाया ना मैंने, ये अमाउंट जुलाई में पे हुई, ये बच गया, उसके ऊपर ये 6 महीने का इंटरेस्ट बुक किया, ये क्लोजिंग आ गया। पूरा शेड्यूल बनाना था, सही है। आगे अच्छा, अब मुझे बताओ, ये तो मामलात हो गया इसका फॉर द ईयर का, सही है। अब हम इसकी एडजस्टमेंट पार्क करने से पहले हम बाकी एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। इस पे टिक लगा देते हैं, मेरे ख्याल से ये हो चुका है हमारे पास, सही है। आगे एसएल ने परचेज की है 30% इन्वेस्टमेंट इन पराचा लिमिटेड एट कॉस्ट ऑफ ₹1850। सर ये मेरे ख्याल से 30% है, तो क्या बन चुकी है? एसोसिएट बन चुकी है। तो हमने कहा सर हम इसमें एसोसिएट अकाउंटिंग कर लेंगे इक्विटी की। ओके, तो हमने कहा कि भाई जनवरी 1, 2021 पे नहीं, लास्ट ईयर परचेज की है। व्हेन नेट एसेट्स ऑफ पराचा लिमिटेड वाज एज फॉलोज। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक काम करूँ, शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग, ये आ गया 1 मिलियन और ये आ गया 460,000। तो नेट एसेट्स कितने आते हैं? ये आ गया 5.6 मिलियन। अच्छा, ये तो कहानी हो गई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन की। अच्छा जी, इसके ऊपर अगर आप 30% लगा के देखें 1850 इक्वल आता है। इसका मतलब है कोई बार्गेन परचेज गेन की कहानी नहीं है। 1680 1680,000। ओके जी, तो यानी हमने वैसे ही गुडविल के लिए पैसे पे किए हुए, तो मजीद कुछ भी नहीं होगा इसमें। चलें जी, गुड। अब मैंने कहा कि भाई इसके आगे रिपोर्टिंग डेट पे आते आते तो पहले तो आप 2021 तक लेके आएंगे इसको, सही है। आगे ड्यूरिंग द ईयर 2021 6 लाख का प्रॉफिट आया और 1250 को आया है। पराचा लिमिटेड में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था 12% का, सही है, जिसमें डिविडेंड रिलेटेड टू बाई स्टिल रिसीवेबल, तो वो बात की बात है। हम देख लेते हैं कि अगर 2021 तक आते तो क्या कार्रवाई होती, क्योंकि हमें ओपनिंग भी चाहिए। तो मुझे आप एक बात बताते हैं और समझाते हैं कि यहाँ पे रिटेन अर्निंग निकालने के लिए 1 साल बाद 4.6 मिलियन के बाद कितना आ रही है? 5.08 मिलियन। ये कितना आ गया? 6080,000। इसके ऊपर 30%, 1
824000। अच्छा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरा कहलाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसा ही है। और जो ऊपर आपने मुझे रिटेन अर्निंग बताई है उसके अंदर डिविडेंड माइनस हो गया है ना, ओके। अब मुझे बताएं कि भाई इस साल का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड का हिस्सा है वो कितना है, 144। क्योंकि मैं लास्ट ईयर का पीएनएल नहीं बना रहा तो मुझे पीएनएल वाली चीजें निकालने की कोई नीड नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं ये कर सकता हूं कि जो भी मेरा एजेड का डिफरेंस इस पे डेफर्ड टैक्स आएगा वो निकाल लिया मैंने। तो मुझे आप एक बात बताएं, इस 144,000 पे क्या आपने डेफर्ड टैक्स बुक किया होगा, हाँ या नहीं किया होगा ना? देखो कैसे, अभी हम देख लेते हैं ना। इस पे अगर मैं एसोसिएट की बात करूं तो एसोसिएट की कैरिंग अमाउंट हमारी किताबों में कैसे निकलेगी, 1850 की आपने परचेज की थी प्लस 144,000 कितना आ गया, 1994,000। इसकी टैक्स बेस आपकी 18 ये रही होगी। अच्छा, हमें ये पता लगा कि ये जो 1850,000 इसका फर्क है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मसला है, ऐसा ही है ना। तो ये आ गया डिफरेंस, यानी हमारे हिसाब से गेन तो है, टैक्स वाला कह रहा है जब बेचोगे तब आना। अभी मैं इसको टैक्स नहीं कह रहा, टैक्स वाले ने हटा दिया होगा इसको, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड का हिस्सा हट गया होगा। अच्छा, अब जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेते तो एग्जैक्ट 144 ही आएगा। अच्छा, इसके ऊपर हमने जो है डेफर टैक्स लायबिलिटी बुक कर ली होगी, इसका कितना परसेंट, ओके। तो कंपनी की इंटेंशन है कि वो इस पर डिविडेंड कमाएगी या कैपिटल गेन सेल करेगी। तो हमने कहा कि भाई कंपनी इंटेंशन इज टू रियलाइज, तो हम कौन सा यूज करेंगे 20%। पर जो इस साल है वो क्या हो चुका है 25%, जो कि हमें एडवांस में पता नहीं है, तो डेफर टैक्स भी उस पर ही बुक होता। अच्छा भाई, 20% कितना आ रहा है बच्चों, 288,000, यही है, ओके जी। ये भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई। हमने बोला कि भाई एसोसिएट का मामला भी खत्म हो गया ओपनिंग की हद तक जी। हाँ, इंटेंशन पे डिपेंड करता है। चलें, अब मुझे बताएं, ये तो हो गया था आपका ओपनिंग का, यानी 31 दिसंबर 2021। अगर यही मैं 31 दिसंबर 2022 की कहानी करूं तो उसके लिए मुझे एक चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि 2022 में सिर्फ क्या हुआ। तो मैंने कहा अगर मैं एट 31 दिसंबर 2022 उठाऊं तो आप लोगों ने बताया था शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। शेयर कैपिटल है 1 मिलियन और 5080, तो हमने कहा ये आ गया 1 मिलियन और ये आ गया 50800000। अच्छा, एट 31 दिसंबर 2021 था, ये 22 है, ये कितना हो गया 1 मिलियन। अच्छा, इसके अंदर आप एक साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे, इंटरिम डिविडेंड माइनस करेंगे, ऐसा ही है। ये कितना आता है, ये कर लें आगे का। इसके अंदर आपने प्रॉफिट ऐड किया कितने का जी, 1250 का, और इसमें से कितना माइनस कर देंगे, बेटा रिसीवेबल हो या ना हो उसकी इक्विटी से तो माइनस हो गया होगा ना। तुम ये इक्विटी एसोसिएट की देख रहे हो, एसोसिएट ने तो डिक्लेयर करके अपनी इक्विटी से माइनस कर दिया होगा ना, बात समझ आ रही है। तो हमने तो वो देखना है। तो आप कह रहे हैं यहां पे आएगा 6180, ये आफ्टर डिविडेंड है और पूरा 15%। चलिए जी, ये आ गया 60800000 और ये हमारे पास आ गया 71800000। सही है। इसका 30% 1824 और इसका 30% 2155000। सही है।
दोनों का डिफरेंस आप कह रहे हैं 330 का। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है? अच्छा वेरी गुड, पर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो कहलाएगा ये सिर्फ और सिर्फ फॉर द ईयर का है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर द ईयर का है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्लैरिटी है? चलें जी, अब मुझे बताएं भाई इसका तो पीएनएल इंपैक्ट होगा वो देखेंगे, पहले हम एडजस्टमेंट्स पार्क कर रहे हैं। आगे जी, हमने कहा ये भी डन हो गया। कंपनी ने रिसीव किए डिविडेंड, फिफ्थ वाली की बात कर रहे हैं हम, ये मैं डिस्कस करूंगा फिर आपको बताता हूँ, आपको इसमें मसला था इसमें, अभी कर लेते हैं। कंपनी ने 5 लाख रुपए का डिविडेंड रिसीव किया है फ्रॉम वन ऑफ इट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड वॉज पेड आफ्टर टैक्स at a 10% deduction in accordance with the local tax laws. The country is a part of double tax treaty which stipulates that, तो आप बाकी इस पे कितना पे कर लेंगे? सिर्फ बस 5%, फिर तो सही है। ये वाला तो बताओ ना, फिर तो कंसिस्टेंट है ना, ये रहा 15%, फिर सही है, ये सही है बिल्कुल। इधर बताओ कितना आ रहा है? 2777 8, सही है, ये आ गया। अच्छा भाई ये भी हमें समझ आ गया। नंबर 6 वाली एडजस्टमेंट, 7th वाली, ऑन जनवरी 1, 2022 एसएल रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ ₹200,000 फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द पेमेंट ऑफ 200,000 यानी 2000 और आगे अगेंस्ट वेजेस शुड बी पेड बाय द कंपनी इन द नेक्स्ट 2 ईयर, 2 सालों की कंडीशन है। अच्छा भाई कंडीशनल ग्रांट हो गई। एसएल ने 8 लाख रुपए पे किए ड्यूरिंग द ईयर एज अ वेज। अंडर टैक्स लॉस द ग्रांट इज टैक्स व्हेन रिसीव्ड। तो इसका ओपनिंग का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, ये तो इस साल का है। अच्छा वो कह ये रहा है कि भाई टैक्स वाला तो उसको रिसीट बेसिस पे ही ग्रांट इनकम मानेगा, आपने कुछ ना कुछ ग्रांट इनकम बुक की होगी तो वो निकाल ली थी परसेंटेज कंप्लीशन के हिसाब से, तो वो हम देख लेते हैं अभी पीएनएल बनाते वक्त। अच्छा भाई तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे पीएनएल बनाना शुरू करते हैं ना, कौन से साल का? 2022 का। चलिए जी, हमने सबसे पहले शुरुआत की प्रॉफिट, कौन से सवाल देख लो ना जानी। हाँ तो खर्च करना ना, इसको इससे डिवाइड करोगे ना, पार्शल है तो FAR 1 में सिखाया ना कि इसको डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लोगे आप, सही है? यानी आपको 20% रीइंबर्समेंट हुई है सॉर्ट ऑफ टोटल पैसे की जो आपने करनी है। प्रॉफिट कितना है सवाल में? 8 मिलियन, पूरा 8 मिलियन है। चलें ओके, इसके अंदर हम पार्क कर लेते हैं बच्चों एडजस्टमेंट्स। चले जी, एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले क्या कहते हो है? अच्छा जी, अब अपने उस पर मेहनत की हुई थी लास्ट क्लास में। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आई बिलीव के 2.5 लाख रुपए का है। अब ये तो रिपीट करने की नीड नहीं है ना, ये तो मैंने पहले ही बताया हुआ था। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इज ऑफ 250, तो हमने कहा ये 2.5 लाख रुपए उसने ऐड बैक करवा दिए होंगे, तो आपने इसी के ऊपर क्या बुक किया होगा? डेफर्ड टैक्स इनकम। क्लैरिटी है? वो हमने वहां से भी देखा हुआ था, ये तो सही किया था। ओके, हमने कहा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के बाद मैं आपको बताऊं इस पूरे अकाउंट के अंदर पीएनएल की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सारी ओसीआई की आपके सामने है। सारी की सारी किसकी हैं? ओसीआई की हैं। चलें अब मुझे आप एक बात बताएं, इसके बाद हम अगर आ जाएं लीज के ऊपर, लीजेस है ना, ये है ना इंक्रीमेंटल वाला, कल तो बताया था जानी, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। हाँ बेटा ये आफ्टर टैक्स है, सही है, ये आफ्टर टैक्स है। चलें लीजेस का बताएं। लीजेस के अंदर टैक्स वाला मुझे क्या अलाउ करेगा जल्दी बताओ? रेंटल, और रेंटल की अमाउंट कितनी है? 9,7500, पक्की बात है? 997 ना, वो तो इंक्रीज हुआ है ना, ये आ गया, ये टैक्स वाला अलाउ करेगा। अच्छा इसमें से मैं माइनस कर दूं जो कि बुक हुआ है,
पहले तो आप मुझे बताएं डेप्रिसिएशन पूरे साल का होगा इधर, ऐसा ही है ना? तो आपका जो भी ROUA था उसका डेप्रिसिएशन बताएं कितना है? 824438। ओके जी, इसके बाद आप आ जाएं इंटरेस्ट के ऊपर। अच्छा, मैं सवाल में जाके देख लेता हूं, तो इंटरेस्ट आपको जो मिलेगा वो ये मिलेगा, जिसको मैं अभी रेड से डब्बे में बंद करता हूं, ये वाला, इन दोनों का सम होगा। जल्दी बताएं कितना आता है? 261564 489922। अच्छा, अब आप अगर वाज़े तौर पे देखें तो आपका अकाउंटिंग एक्सपेंस ज़्यादा है या टैक्स का? टैक्स का एक्सपेंस ज़्यादा है, चेक कर लो। पहले जो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को प्लस करो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अकाउंटिंग का कम है ना या ज़्यादा है? अकाउंटिंग का ज़्यादा है ना, क्योंकि वो दोनों को मिला के देखे तो टैक्स का कम है। तो मुझे वो टैक्स वाला बोलेगा भाईजान होशियारी नहीं, क्या करो उसको ऐड बैक करो। तो जो ऐड बैक करवाएगा तो कितने से? 316860 वो ऐड बैक करवा देगा। हम इस पे क्या बुक कर लेंगे? डेफर्ड टैक्स इनकम फॉर द ईयर की। क्लैरिटी है? चलिए जी, गुड। लीजेस भी हो गया। लीजेस के बाद हम किस पे आ जाते हैं? एसोसिएट पे। अच्छा, एसोसिएट में दो पंगे हैं, एक तो डिविडेंड है, क्या डिविडेंड रिसीव हुआ है? नहीं, और वो टैक्स होता है रिसीड बेसिस पे, ऐसा ही है। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि जो डिविडेंड टैक्स बेसिस पे, रिसीड बेसिस पे टैक्स होता है, तो आप उसके अंदर से डिविडेंड इनकम की अमाउंट कितनी है? ये आ गया 45,000। ये मैंने हटा दिया, ये इसलिए हटा दिया क्योंकि उसके ऊपर मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करूंगा जब रिसीव होगा। सही है जी? तो हमने कहा ये आ गया डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 15%। 2022 में 20 हो जाएगा, यही है? हाँ जी, पक्की बात है ना? ओके जी। इसके बाद हमने कहा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर का चाहिए ना सिर्फ, तो फॉर द ईयर का आई बिलीव कि अनडिस्ट्रीब्यूट 330 है। अच्छा, मुझे बताओ जब वो 330 है तो आपने वो 330 यहां से माइनस कर दिया। अच्छा, क्या ये आपने इसलिए माइनस किया क्योंकि ये इस साल टैक्स नहीं होगा? यस। तो आपकी इंटेंशन क्या है इससे कमाने की? कैपिटल गेन। तो उस पर डेफर्ड एक्सपेंस बुक हो जाएगा। कितने रेट पे? 25% है, क्योंकि इसका टैक्स रेट क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। ओके, हमने कहा एसोसिएट की कहानी हो गई। अब हम आते हैं गवर्नमेंट ग्रांट पे। अच्छा, यहां पे साइड में वर्किंग कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। मुझे बताओ, आपको जो खर्चा करने को बोला गया था उसमें से आपने इस साल कितना किया है? 8 लाख रुपए। तो आपने कहा 8 लाख रुपीस को मैं डिवाइड कर दूं 2 मिलियन से, तो आपने कहा इतने % कंडीशन आप फुलफिल कर चुके हैं, तो आपको पैसे कितने मिले थे? 2 लाख। तो ये जो भी आंसर आया आपके पास वो कितना है? 80,000 की आपने ग्रांट इनकम बुक की हुई होगी, जबकि टैक्स वाला कहता है मैं आपको पूरी कितनी अलाउ करूंगा? 1,20,000। ऐसा ही है? बल्कि 2 लाख हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 2 लाख। और ये हम बोल रहे हैं कि ये अकाउंटिंग इनकम है। हाँ भाई, टैक्स वाला क्या करेगा? ऐड बैक करवाएगा। पक्की बात है? अच्छा भाई, टैक्स वाला जब इसको ऐड बैक करवा देगा तो उस पर टैक्स लगा देगा। हम इस पर क्या बुक कर लेंगे? डेफर्ड टैक्स इनकम, क्योंकि इस पर टैक्स होना नहीं चाहिए। तो हमने कहा आप यहाँ पे 1,20,000 रुपये पे डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लेंगे। क्लैरिटी है? चलें जी, इसके बाद आगे वाली एडजस्टमेंट्स। अच्छा, ये तो हम अलग से इस पर टैक्स दे देंगे, ये वाला, तो इसको भी यहाँ पे देखने की नीड नहीं है क्योंकि अलग से आता है ना प्रायर ईयर टैक्स। अच्छा, रेंट इज अलाउड फॉर डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस रेंट अक्रूड
एज एट 31 दिसंबर, ये ऑपरेटिंग लीज का कुछ चक्कर है क्योंकि बाकी तो वो वाला आ गया ना। अच्छा भाई इधर इसके बाद आ गया 4 लाख रुपए और ये, तो मुझे बताओ अगर मैं फॉर द ईयर देखना चाहता हूँ तो क्या इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? आप कह रहे हैं कि भाई 50,000 रुपये। अच्छा 50,000 रुपये से इंक्रीज हो रहा है मतलब अकाउंटिंग एक्सपेंस ज़्यादा है, ऐसा ही है ना। तो टैक्स वाला कहता है कि भाई अगर ये पेबल हो गया यानी इस साल पेमेंट कम हुई है और एक्सपेंस ज़्यादा, वो पेमेंट बेसिस पे मानते हैं, तो टैक्स वाला बोलेगा भाईजान आपका जितना भी एक्सपेंस ज़्यादा है आप उसको माइनस करें या ऐड बैक करें, ऐड बैक करें। तो हमने कहा भाई जब मैं उसको ऐड बैक करूँगा रेंट अक्रूड को तो वो कितनी अमाउंट से होगा? ये आ गया 50,000 रुपये, दैट इज डेफर्ड टैक्स इनकम। चलें जी, प्रीपेड इंश्योरेंस 31 दिसंबर 2022 पे आ रहा है ये, और ये आ रहा, वो पेमेंट बेसिस पे बोल रहा है। अच्छा अब ये इंक्रीज होने का मतलब इस साल आपने फिर पेमेंट ज़्यादा की है, तो टैक्स वाला आपको जो एक्सपेंस नहीं है उसकी डिडक्शन देगा 1,50,000 से। तो आपने कहा ये आपका आ गया लेस करवा देगा, तो ये किसी इनकम को टैक्स होने से बिला वजह रोक रहा है, तो ये अमाउंट आ गई। वेरी गुड मूसा। अच्छा भाई इसके बाद आपने कहा कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹350 फ्रॉम अ फैक्ट्री इन अ रूरल एरिया, एज अ रिजल्ट द टैक्स अथॉरिटीज अलाउड अ टैक्स क्रेडिट टू बी क्लेम्ड इन द करंट ईयर इन विच द प्रॉफिट वाज अर्नड। अच्छा टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी में कटौती हो जाएगी, यानी इसका ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, सेविंग वेविंग नहीं है, ये जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसमें से ये क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो इसकी एंट्री बेसिकली ये बनती है करंट टैक्स एक्सपेंस रिवर्स हो जाता है और टैक्स पेएबल डेबिट हो जाता है। तो ये तो कब देखेंगे? जब टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे। क्लैरिटी है? अच्छा भाई अब हमने कहा अगर हम यहाँ पे सब प्लस माइनस करके टैक्सेबल इनकम निकाल लें तो क्या ख्याल है भाई? हाँ भाई इन सबको प्लस माइनस करें, एट 861 0 आ जाएगा भाई, ये आ गया। अच्छा ये हमारी टैक्सेबल इनकम है, बट वो वाली जो एक ही रेट पे टैक्स होगी, पर ऊपर देखो कोई ऐसी चीज़ है जो डिफरेंट रेट पे टैक्स हो रही हो? नहीं, क्योंकि बाकी सारे डेफर्ड टैक्स हैं। अदरवाइज डिविडेंड टैक्सेबल होता ना तो वो नीचे करंट टैक्स में आता, इसमें तो जो डिविडेंड है वो भी टैक्सेबल नहीं है, और उसकी लॉजिक ये है क्योंकि वो रिसीव नहीं हुआ, तो डिविडेंड पे भी क्या आना होगा? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ रहा होगा। ये बात समझ आती है भाई? चलें जी, ये आ गया हमारे पास आगे का हिसाब किताब। अब इसके ऊपर अगर आप लगा दें क्या फॉरेन टैक्स, अभी देखते हैं ना, नहीं तो ऊपर से हमने लेस किया था, वो नहीं किया ना, तो वो आप लेस कर देना यहाँ से, पहले लेस करेंगे तो ऐड करेंगे ना। फॉरेन डिविडेंड कितना था? अमाउंट कितनी थी? 555 समथिंग थी ना, यही है। इसको हटा दिया तो आप ये कहेंगे टू बी टैक्स्ड एट 15%, यही है ना। ये कितना आ गया? 7656305, बिल्कुल करते हैं वो, बिल्कुल करते हैं, निहाल अभी बिल्कुल करते हैं। अच्छा भाई ये आ गया 7656305, ऐसा ही है। 7656305 का मतलब है ये आपकी टैक्सेबल इनकम है, इस पे आपको देना है टैक्स। अच्छा जिसमें से आप जो अलग इनकम है, जो डिफरेंट स्लैब रेट की है, उसको आप अलग कर चुके हैं, ये भी बात क्लियर है, उस पर तो टैक्स बनता ही है। अच्छा इस पे टैक्स देने से पहले मैं यहां पे एडजस्ट करूंगा टैक्स लॉसेस, ये याद था? नहीं, देखो आपके पास डेफर्ड एसेट भी पड़ा था ना लॉसेस पे, तो आप मुझे बताएं आपके पास जो डेफर्ड टैक्स एसेट था
लॉसेस के ऊपर, वो कितना था 84,000। मतलब अब हम एक काम ये करते हैं कि 84,000 को डिवाइड कर लेते हैं, लास्ट ईयर का टैक्स रेट कितना था 30%, तो लॉसेस की अमाउंट रहेगी कितनी 280,000, ये लॉसेस हो गए। सही है, तो आपने ये कहा कि ये जो 2,80,000 रुपये हैं ये मेरा टैक्स बचाएंगे, ऐसा ही है। तो आपने कहा यहाँ पे आपने 2,80,000 रुपये माइनस कर लिए। समझा नहीं बात? तो लास्ट ईयर हो गया होगा ना? नहीं, खत्म तो तब होगा ना मेरी जान जब प्रॉफिटेबल हो गए। अगर इस साल प्रॉफिट नहीं आता, इस साल लॉस आता, फिर डेफर्ड एसिड बढ़ जाता। हाँ हाँ, तो ये एडजस्ट करना लाजमी है। सर डिविडेंड 5 लाख का 10% टैक्स हुआ है फॉरेन में, तो पहले ही इधर भी नहीं निहाल देखो वो लिखा हुआ है कि आपको डिविडेंड जो रिसीव हुआ है ना, ये रहा, कंपनी हैज रिसीव्ड अ डिविडेंड फ्रॉम वन ऑफ इट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दिस डिविडेंड पेड आफ्टर अ 10% डिडक्शन। तो ये आपको कितने परसेंट मिला हुआ है 90%। क्लियर है निहाल, इसमें ये है मसला। अच्छा भाई, ये एडजस्ट होने के बाद मुझे बताओ क्या इसके ऊपर अब डेफर्ड एक्सपेंस बुक हो जाएगा, क्योंकि आपने खत्म करना है ना इसको। अब कितना आ गया ये 7,376,305, यानी ये वो इनकम है जो टैक्सेबिलिटी के लायक है, पर इसके अंदर डिविडेंड का टैक्स शामिल नहीं है, क्योंकि वो तो है ही डिफरेंट स्लैब की ना, तो उसको मैं एडजस्ट भी नहीं करवा रहा। क्योंकि आपने अगर टैक्स का लॉ पढ़ा उसमें वो कहता है कि भाई जो एफटीआर की इनकम होती है वो एडजस्टेबल नहीं होती है, वो एनटीआर वाली एडजस्टेबल होती है, तो हमने की हुई है। वह क्या है, वो टैक्स का पेपर नहीं है ये समझाने के लिए। इसमें हमने कहा कितना फीसद चिपका दूं 35%, तो ये आ गया हमारे पास कितना आ रहा है 2581,707, ये आ गया आपका करंट टैक्स एक्सपेंस। फिर आपने कहा इसके अंदर मैं ऐड कर दूं टैक्स ऑन डिविडेंड। आपने कहा ये जो 555 है इसके ऊपर 15%, कितना आता है 83, यही है। इसको जब सम किया तो आपका आ जाएगा टोटल करंट टैक्स एक्सपेंस, यही है। अच्छा, इसमें आप प्रायर ईयर टैक्स डाल देंगे पिछले साल का, वो कितना था 1,00,000 रुपए, ये कितना आ गया 2765040, ये अमाउंट आ गई टोटल करंट टैक्स एक्सपेंस। क्या ये सिर्फ पीएनएल में जाने के लायक है? एसोसिएट से डिविडेंड पे टैक्स, बेटा एसोसिएट से डिविडेंड पे टैक्स मैंने ऊपर हटा दिया था क्योंकि उस पर करंट टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि वो अब तक रिसीव नहीं हुआ। उस पर क्या बुक होगा डेफर्ड टैक्स, तो रिसीव हो जाता तो करंट टैक्स में आ जाता। सही है, करंट टैक्स में आ जाता। पहले बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है और आपको भी क्लियर है? तो इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लॉसेस को मिस किया था, लॉसेस को मिस किया था? तो ये बड़ा ख्याल रखने वाली बात है इसमें। अच्छा जी, ये कहानी तो यहाँ तक हो गई। अब आगे चलते हैं इसको लेके। हमने कहा कि सर ये जब करंट टैक्स खत्म होता है तो उसके आगे क्या शुरू होगा, डेफर्ड टैक्स। सही है जी। अच्छा, डेफर्ड टैक्स के लिए पहले तो आपको एक चीज़ करनी है, वो ये है कि ओपनिंग डेफर्ड टैक्स निकालना है। एक एक करके देख लेते हैं क्योंकि तुमने बाकी काम तो किया हुआ है ना। मुझे बताओ, आपके पास पीपीई की रीवैल्यूएशन पे क्या कोई ओपनिंग डेफर्ड टैक्स पड़ा हुआ है?
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट पड़ा हुआ है बीबी पे, कितना है वो अभी देख लेते हैं हम। ये हमने निकाला था ना 375,000, ये रहा भाई 375,000, तो ये निकाला हुआ था ग्रॉसअप करके, कल की बात बता रहा हूँ ये। इसके बाद आपके पास लीजेस के ऊपर है, ऐसा ही है, लीजेस के ऊपर भी निकाला था कल हमने। अच्छा, लीजेस के ऊपर जो आपने डेफर्ड टैक्स निकाला था 160,864, 160,864 ये आता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ गया एसोसिएट, हमने कहा कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस और डिफरेंस। मैं यहाँ पे लीजेस का रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पीछे इसकी वर्किंग की हुई है, आप देख लेना वहाँ से। मैंने कहा इसके बाद आप आ जाएं एसोसिएट पे। एसोसिएट पे कितना आ रहा है 288,100, यही है, ये आ गया जी। अच्छा भाई, एसोसिएट के बाद आप अगर दिमाग लगाएं, आपका इसके अलावा डिविडेंड पे तो कुछ भी नहीं था लास्ट ईयर, वो तो पे होके मिलके खत्म हो गया था, चाहे वो नॉर्मल डिविडेंड हो या एसोसिएट वाला हो, ऐसा ही है। फिर आपका एक डिफरेंस राइज हुआ। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट भी इस साल की है, लास्ट ईयर कुछ भी नहीं था। एक हमारे पास आ रहा है रेंट अक्रूड, ऐसा है। तो आप सवाल में जाएं अगर, तो आपको पता लगेगा कि लास्ट ईयर की आपकी रेंट इज अलाउड डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस, तो रेंट अक्रूड हमारे पास आ रहा था 350 का। इसकी टैक्स बेस क्या है 0, डिफरेंस कितने का, यानी टैक्स वाले ने आज तक मुझे 3,50,000 रुपये की डिडक्शन नहीं दी ना, तो हमने इसके ऊपर क्या बुक किया होगा डेफर्ड टैक्स एसेट, कितने रेट पे 30% पे, तो कितना आता है 105,000, ये भी आ गई बात हमारे पास। चलें, रेंट अक्रूड के बाद क्या आ रहा है प्रीपेड, शुक्रिया। प्रीपेड की अमाउंट बताते हैं देख के, कितनी, ये भी 350 है। अच्छा, प्रीपेड का मतलब है इतना उसने ज्यादा अलाउ किया हुआ, हमने इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रखी हुई होगी, ऐसा है। तो मुझे बताएं इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है 105,000, इसके अलावा कुछ बचा नहीं। आप जब इसको सम करेंगे ना, तो आपके पास आ जाएगा 31 दिसंबर 2021 पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस आता है, होप कितना, यही है 565264, और डेफर्ड टैक्स एसेट होगा लॉसेस पे, वो भी तो अलग है ना। लॉसेस के ऊपर वो तो गिवन ही था ना आपको, गुड। ये आ गया कितना 80,000, 84,000 है, ये भी डेफर्ड टैक्स एसेट। अब बताएं 481,264, ये आपके पास आ गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 31 दिसंबर 2021 पे, क्लैरिटी है, ये ओपनिंग की काम हो गया। अच्छा, अब प्लीज इधर फोकस होके देखिएगा, बिफोर वी प्रोसीड टू क्लोजिंग, डेफर्ड टैक्स का कौन सा अकाउंट, कंबाइंड अकाउंट, ये प्लीज आप लोगों ने देखना है, क्योंकि अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन सवाल है, इसमें तकरीबन सारी चीजें हैं। अच्छा, मुझे बताएं ओपनिंग ये रख दूं, सही है 481264, ये बता दो सही है ना, ये आ गया। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने परसेंट को, 30% को। अब मुझे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को 35% पे लाना है, बट मुसीबत यह है कि इसमें कुछ चीजें अलग अलग रेट पे मौजूद हैं, नहीं ये बात समझ,
कुछ चीज़ें अलग अलग रेट पे मौजूद हैं। तो मैंने ये कहा, अच्छा दो मसले हैं इसमें, अगर तुम्हें लॉजिकली समझाऊंगा, इस बात को नहीं समझ आया तो वापस पूछ लेना। 481264 एक तो 30% पे मौजूद है, नहीं इसके अंदर कुछ चीज़ें दूसरे रेट पे भी मौजूद हैं। कैसे? एसोसिएट कितने पे मौजूद है? 25 पे। पिछले साल का बताओ। एसोसिएट 20 पे मौजूद है। अच्छा तो यानी हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ चीज़ें 30 पे मौजूद हैं, कुछ चीज़ें 20 पे मौजूद हैं, होंगी मान लिया, पर इसमें कुछ चीज़ें जो 30 और 20 पे मौजूद हैं, अगर मैं उसका रेट चेंज भी कर लूँ, हर किसी का इम्पैक्ट पीएनएल नहीं है। अब जब मैंने आपको पीपी का सिखाया था तो पीपी का अलग से डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बनवाया था, उसमें चेंज इन टैक्स रेट का इम्पैक्ट रीवैल्यूएशन यानी ओसीआई में जाएगा, ऐसा है। तो कहने का मतलब है जो उसमें चेंज इन टैक्स रेट का इम्पैक्ट ओसीआई में जाएगा, तो मैं यहाँ पे समझाना ये चाह रहा हूँ कि उसको ओसीआई में रखो ना। तो यहाँ पे दिस वुड नॉट हैव बीन दैट इजी केस कि आपने घुमा के पीएनएल में मार दिया, नहीं, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका इम्पैक्ट कहाँ जाना है? ओसीआई में। चेंज इन टैक्स रेट का बता रहा हूँ, सिर्फ किसका? चेंज इन टैक्स रेट का। तो आप सिंपल एक काम क्यों नहीं करते कि सर यहाँ पे आप एक तो डेफर्ड टैक्स, पहले तो ओसीआई यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस, और यहां पे फिर आप क्या बुक कर लेंगे? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ड्यू टू चेंज इन रेट। अब वो खुद ही नेट हो जाएगा क्योंकि कुछ एसेट्स हैं उस पर सेविंग बढ़ जाएगी, कुछ लायबिलिटीज हैं उस पर एक्सपेंस बढ़ जाएगा, नेट यही आएगा। तो आप मुझे बताएं इसके अंदर ये जो अमाउंट है 375,000 की, इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे? 30 से, मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, कितना आ गया? यही है। और यही ओसीआई में डेबिट हुआ होगा। क्रिएट कहां से हुआ? ओसीआई से, यानी लायबिलिटी बढ़ गई, मान रहा हूं पे करना है, पर क्रिएट कहां से हुआ? ओसीआई से। गेन कहां पड़ा हुआ था? ओसीआई में। अच्छा अब एक काम करो, 481264, 481 इसकी लीज की वैल्यू 160864 वाली चेक कर लेते हैं। ये ना सही आ रही है? ये तो निकाली थी, कौन सी वाली? ये प्लस माइनस वाली। ओपनिंग गलत है, प्लस माइनस करके देख लो, आप लोगों ने बताया 564666, चेक कर लो ये वाली। एक बार कर लो सही तरीके से। 480664, ये आ गया 480664। इसको भी सही कर लेते हैं। सही है। अच्छा भाई 480664 जब हमने ये निकाल लिया, ये अमाउंट आ गई। अच्छा भाई अब हमने कहा हमें चेंज इन टैक्स रेट का इम्पैक्ट चाहिए, ये आ रहा है 481264, अब ये भी चेंज हो जाएगा 480, इसमें से मैंने माइनस कर दिया 375,000 क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो मैं ले चुका हूं। इसमें से एसोसिएट वाला भी माइनस करो। एसोसिएट का डेफर्ड टैक्स कितना है? यही है। ये जो भी आंसर आएगा इसको डिवाइड करो 30 से, मल्टीप्लाई करो 5 से, कितना आया जल्दी बताओ? 12 से शुरू हो रहा है, 12,811, चेक कर लो यही आ रहा है। चलें ओके, ये आ गया डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ड्यू टू चेंज इन टैक्स रेट। मैंने आपका सवाल ये होना चाहिए मैंने एसोसिएट क्यों हटाया, क्योंकि उस पर रेट अलग है ना, उसका प्रोपोर्शन गलत हो जाता। तो मैंने कहा वापस से मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करूंगा चेंज इन रेट की वजह से। तो मैंने कहा 28,800 को डिवाइड कर दिया मैंने कितने से?
मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया? 7200। तो आपने कहा ये जो 7200 है, अच्छा आज मैं आपसे पूछूं चेंज इन टैक्स रेट का इम्पैक्ट, फिर रिपीट कर रहा हूं, चेंज इन टैक्स रेट का इम्पैक्ट पीएनएल पे कितना है, तो आप बोलेंगे ये दोनों, क्योंकि आप जब अभी रिकॉन बनाएंगे तो इसका और इसका परमानेंट डिफरेंस आएगा, ये और ये पीएनएल इम्पैक्ट्स हैं। कितना आ गया ये बच्चों दोनों को मिला के? 20,011, 20011। सही है भाई, ये आ गया आपके पास डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। पर क्या ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर का है या चेंज इन टैक्स रेट का है? चेंज इन टैक्स रेट का है, क्योंकि सारी चीजें आप इस हिसाब से हो जाएं और अब सेटल होना शुरू होगा। अब क्या होगा? सेटल होना शुरू होगा। पहले बताओ ऑनलाइन में, तो यहां तक बात क्लियर है? ये एक ट्रिकी पार्ट था इस वाले सवाल का जो आपने देखना था। कितने लोगों ने ये खुद से कर लिया था? नहीं? चलो हाँ जी। अब आप ये देखें, एग्जामिनर इजीली ये पूछ सकता है, मतलब उसने करना ही क्या था, उसने बोला हर एक स्लैब को अलग रख लो, रेट चेंज करा दो, ओसीए वाला इम्पैक्ट याद रखवा दिया मैंने। यहां तक क्लैरिटी है? गुड, यानी ये कैरी हो गया था, वेरी गुड। इधर अब मैंने कहा दो तरीके हैं, या तो फॉर द ईयर इसमें पार्क करो, क्लोजिंग पे पहुंच जाओ, या तो क्लोजिंग निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर फॉर द ईयर। क्लियर है? पर हम एक काम करते हैं, पहले फॉर द ईयर पीएनएल से निकालते हैं। सही है? फॉर द ईयर किससे निकालते हैं? पीएनएल से। तो हमने कहा भाईजान अगर फॉर द ईयर पीएनएल से निकालना चाहते हो तो जल्दी से मुझे ये बताओ कि कैलकुलेटर देखो, इसमें गलती नहीं करना भाई, इसमें गलती नहीं करना। ये दोनों जो ऐड हो रहे हैं आपके पास 2.5 लाख और 316,860, इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम है। पहले जो ऐड हो रहे हैं ना सबको, उनको उठा लेते हैं हम। सही है? ये दोनों 2.5 लाख और 316,860 उठाओ, फिर एक 20 उठा लो, फिर 50,000 उठा लो। सही है? क्लियर है? कितना आ गया ये अमाउंट? ये आ गया डिडक्टेबल डिफरेंस। कितनी अमाउंट है? 736,860। इसके ऊपर आपने डेफर्ड टैक्स बुक करना है करंट रेट को यूज करके, दैट इज 35%। 901 25790। ये डेफर्ड टैक्स इनकम आ गई। अच्छा भाई, अब हमने कहा किस पे आ जाएंगे? टैक्सेबल डिफरेंस पे। अच्छा, टैक्सेबल डिफरेंस का मतलब ये है कि आगे जाके टैक्स होंगे जिस पे टैक्स बनता इस साल है। आप पहले ये 45,000 और 3,30,000 को उठाएंगे, पर मुसीबत ये है कि इस पे दोनों पे अलग अलग है रेट, दोनों पे क्या है? डेफर्ड टैक्स का अलग है। तो हमने कहा चलें जी सर यहाँ पे अलग अलग लिख लेते हैं। डिविडेंड आ गया 45,000, इस पे टैक्स रेट कितना है? 20%। कितना आ गया? 9,000। ये आ गया डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। फिर आपके पास आ गया एसोसिएट अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द ईयर, अमाउंट कितनी थी? 330 पे, इसके पे रेट 25%। कितना? वेरी गुड यार, 82,500। ये भी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। ये परमानेंट डिफरेंस है, दिमाग में रखना। यही चीजें ऊपर 35 पे होंगी और यही चीजें नीचे 20 और 25 पे होंगी। तो परमानेंट डिफरेंस आपने देखने एक एक करके। सही है जी? आगे फिर मैंने कहा चलें ये भी हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस पे, क्या डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है? प्रीपेड डाल दो भाई। सही है जी? हमारे पास प्रीपेड का अमाउंट कितना आ रहा है फॉर द ईयर का? 150 है, और 150 के ऊपर डेफर्ड टैक्स कितने पे बुक करूं? कितना आ गया? 42,500। 52
500 का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, और जो वो था आपके पास रेंट, उसका तो आ गया ना ऊपर टोटल में, डेफर्ड टैक्स इनकम में। अच्छा एक और चीज़ है, ये भी तो है, लॉसेस भी तो रिवर्स होंगे ना आपके, यानी लॉसेस पे आपको करंट टैक्स कम हुआ, आपने बोला ये तो मैं क्लेम कर चुका हूँ पिछले साल, तो क्या इसके ऊपर भी डेफर्ड एक्सपेंस आएगा, पर इसके ऊपर कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं होगा, ये तो सेटल हो रहा है, ऐसा ही है। तो हमने ये कहा भाईजान कि यहाँ पे लॉसेस के ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक होगा। लॉसेस कितने के, तो 280 के, ये कितना आ गया जानी 98,000। अच्छा अब जल्दी से मुझे एक बात बताएं, ये टोटल टैक्सेबल डिफरेंस कितने होते हैं? 9, 82,500, 52,500 और 98,000। टैक्स लॉसेस उसका मैंने वो लिया है ना 35% लिया ना डेफर्ड एक्सपेंस, पूरा लेंगे ना वो 242,000। अच्छा अब आप मुझे बताएं नेट आपके पास टैक्सेबल डिफरेंस है या डिडक्टेबल है? डिडक्टेबल है, यानी नेट डेफर्ड टैक्स इनकम आ रही है, यही है, नेट डेफर्ड टैक्स इनकम आ रही है, कितनी आ रही है? 15,901, ये आ गई। अच्छा भाई अब अगर हम यहाँ पे आप लोगों के लिए रिकॉन बनाने की कोशिश करें, सिर्फ कोशिश, तो मुझे बताएं अकाउंटिंग टैक्स कितना आता है? आप लोगों ने किया हुआ होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट 8 मिलियन था, 8 मिलियन पे 35% चिपकाओ, कितना? 2.8 मिलियन। चलो इसमें मैं कंपेयर करूंगा इसको करंट टैक्स और प्रायर ईयर टैक्स से, ऐसा ही है। अच्छा अगर मैं जाऊं यहां पे तो आप खुद देखें मेरा करंट टैक्स एक्सपेंस आ रहा है 2665040, 2665040, यही है। प्रायर ईयर टैक्स कितना है? 1 लाख का। अच्छा कुल मिला के हमारे पास ये आ गया, पर इसके अंदर मैं डेफर्ड टैक्स इनकम डाल दूं नेट, वो कितनी थी भाई? 15,901। ये नेट कितना आता है? $27,139। अच्छा पर इस 15,901 में ना जो आपने डेफर्ड टैक्स बुक किया है, इसके अंदर आपने डेफर्ड टैक्स चेंज इन टैक्स रेट का नहीं बुक किया ना, ऐसा है? वैसे तो एक ही साथ बुक होता है, पर हमने यहाँ पे अलग अलग कर लिया। कितना आ रहा है ये बताएं। अब देखो याद रखने की चीजें कितनी है, ये 20011 आ रहा है, 20011, ये डेफर्ड एक्सपेंस है ना, प्लस हो गया। अब तो कोई डेफर्ड टैक्स नहीं बचा ना, सब मुका दिया हमने। जल्दी बताओ क्या आ रहा है? 2769150। ओके तो आप ये देखें कि सर ये तो फर्क आ गया, ये तो डेली नहीं हो रही है, क्या वजह है? परमानेंट डिफरेंसेस। आओ एक एक करके मुझे बताते जाओ, जैसे जैसे बताते जाओगे वो सेटल होता जाएगा ऑटोमेटिकली, ये बात रेस्ट अश्योर्ड है, क्योंकि गेम प्लस माइनस का है सिर्फ, दैट्स इट। तुम लोग मुझे बताओगे सबसे पहले क्या चेंज इन टैक्स रेट की वजह से परमानेंट डिफरेंस है? तो जल्दी बताओ, चेंज इन टैक्स रेट ऐड करूं, लेस करूं, क्या करूं, वजह क्या है? चेंज इन टैक्स रेट, हाँ जी चेंज इन टैक्स रेट, नीचे एक्सपेंस ज़्यादा बुक हुआ हुआ जबकि ऊपर इसका कोई ताल्लुक, क्या कर दूं? ऐड करूंगा, लेस करूंगा? फिर सोच लें, नीचे ज़्यादा है ना तो ऐड करूंगा ना भाई, ऊपर इस पर टैक्स है ही नहीं, नीचे आप कह रहे हैं आपका नुकसान हो गया है, तो उसको बताओगे ना कि ऐड करेंगे। देखो तभी अलग लिखा है ताकि समझ जाए कि ये चीज़ ऊपर शामिल
नहीं है, क्योंकि आप शेयर होल्डर को बोल रहे हो कि भाई अब हमें नुकसान हो गया, मजीद टैक्स देना पड़ेगा जो कि अब तक मांगा नहीं है, डेफर्ड टैक्स है ना। तो हमने कहा चलें जी, हमने कहा 20011, क्या इसका इफेक्ट नलिफाई हो गया? क्लैरिटी है? अच्छा, अब हमने कहा करंट ईयर रेट डिफरेंस, क्या कहते हो? करंट ईयर में तो कुछ रेट डिफरेंसेस हैं, कैसे? आओ बताता हूं। डिविडेंड, ऊपर डिविडेंड इनकम पूरे कितने पे टैक्स हुई हुई है? कितने पे? 35 पे। लॉजिकली बात करनी है, ऊपर कितने पे हुई है? 35 पे। नीचे हुई हुई है 20 पे। कितने से हटा दूं? 15 से। तो हम शेयर होल्डर को बोलेंगे भाईजान 15% तो आपका वैसे ही फायदा है ना, वो आज ले रहा है ना वो आगे लेगा, तो उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो क्या हम यहां पे 45,000 का 15% हटा दें? कितना आता है? 6750, ये हटा दिया। अच्छा, डिविडेंड के बाद आई बिलीव के एक फॉरेन डिविडेंड भी है, क्या कहते हो? तो फॉरेन डिविडेंड कितना था? मुझे याद आ रहा है 555। नीचे कितने परसेंट पे? 20, यही है ना? देख लो, नीचे 15 पे, सॉरी नीचे 15 पे, ऊपर कितने पे? 35। कितने से हटा दें? 20% से। आपके सामने आपने अलग से टैक्स किया था, उस पर करंट टैक्स ही किया था बट अलग किया था ना। कितना आता है? 111, हटा दूं उसको, ये आ गया। ये वो डिफरेंसेस हैं जो आपके सामने आ रहे हैं एक एक करके। चलें, ये फॉरेन डिविडेंड हो गया। भजन फॉरेन डिविडेंड के बाद बताओ। एसोसिएट, वेरी गुड। हमने कहा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एसोसिएट का 330 था, ऊपर कितने पे? 35। नीचे कितने पे? 20 पे, 25 पे है ना, तो ये आ गया 33,000। क्लियर है? अच्छा, ये सारे कारस्तानियां हो गई। फिर हमने कहा प्रायर ईयर टैक्स नीचे ऐड हुआ है ना, ऊपर तो इसका कुछ भी नहीं है ऐसा। तो जल्दी बताओ क्या करूं? ऐड बैक कर दूं उसको? हाँ जी, अगर तो आपने सारी चीजें सही बताई है, मैच होता है, अल्लाह का शुक्र है। सोल्यूशन तुम लोगों के साथ बनाया मैंने इसका। हाँ, अच्छा, अब इसमें एक चीज है जो मैं बता देता हूं, मैंने इसमें नहीं डाली अभी, टैक्स क्रेडिट। सिंपल नहीं, इसमें है, सवाल में है, चसी सोल्यूशन में नहीं कराई मैंने, है। उसमें पता है क्या होगा? आपका करंट टैक्स कम हो जाएगा, नीचे ये करंट टैक्स, ये अमाउंट क्या हो जाएगी? कम, और टैक्स पेबल भी कम हो जाएगा। तो ये परमानेंट डिफरेंस में ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर तो इसकी कोई सेविंग नहीं है ना। तो टैक्स क्रेडिट आपके करंट टैक्स को क्या कर लेगा, और उसकी एंट्री बनेगी करंट टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट और टैक्स पेबल डेबिट। ये क्रेडिट है जिसका ऊपर कोई भी इंपैक्ट। तो आप खुद सोचो, नीचे अगर टैक्स क्रेडिट की वजह से टैक्स कम हो गया तो ऊपर से भी क्या करना है? इसको माइनस कर देना। भाई बात याद रहेगी? हाँ जी, ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, क्लैरिटी है? तो आप इसको कह सकते हैं ये ऐसा सवाल है जिसमें आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे? टेस्ट हो जाएंगे या रिवाइज हो जाएंगे। सही है जी। अगला टॉपिक बताएं जी। अभी तो बेटा 345 पे तो लीजेस कह रहे हैं बच्चे, लीजेस, लीज या IFRS 15। चलो लीज कर लेते हैं, 15 करा दें। चलो एक काम करते हैं, 15 इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, तो हम 15 के सवालात कर लेते हैं। सही है, 15 रिवाइज तो कर लो ना जब तक। कल का ब्रेक दे दो ना, मंडे को कर लेंगे, कल ऑडिट है। सही है, चलो ओके डन, अल्लाह हाफिज़।